सभी आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस मैन एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा हिस्ट्री का टर्न है, बस समझ रही है। और हमारा कौन सा टर्न है? हिस्ट्री का टर्न है। इसलिए आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास पर, जैसा कि हमारा डिस्कशन चल रहा है। कुछ राज्यों के बारे में हम देख रहे हैं। आज हम देखेंगे मैसूर राज्य के बारे में, अवध राज्य के बारे में और बंगाल राज्य के इतिहास। इन तीनों राज्यों के इतिहास के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। उसके तथ्यों को समझेंगे, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम समझेंगे, उसको समझेंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम जल्दी से क्रैक हो सके और हमको जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो सके। दोस्तों द सक्सेस माइंड एट द रेट से जुड़ जाइए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि रोजाना की तरह आज का भी सेशन आपको पसंद आएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कलर ले लेते हैं, स्कोर पतला कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों मैसूर राज्य के इतिहास के बारे में हम देख रहे हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, जो विजयनगर साम्राज्य था उसके पतन के बाद 1565 ईस्वी में हिंदू वोडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बस समझिए दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य था उसका जब पतन हो गया, तो विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। और 1565 ईस्वी के बाद हिंदू वोडियार वंश जो था उसने क्या किया था कि मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। वोडियार वंश के अंतिम शासक कौन था? चिक्का कृष्णराज द्वितीय था, जिसके शासनकाल में प्यारे दोस्तों वास्तविक सत्ता देवराज यानी दलवाई या सेनापति और नंजराज सर्वाधिक अधिकारी, बस समझ में आ रही है, जो सेनापति था और जो नंजराज नाम ही ऐसा है प्यारे दोस्तों, तो जो नंजराज सर्वाधिकारी या वित्त एवं राजस्व नियंत्रक के हाथों में आ गई थी। बस समझ रही, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? नंजराज के हाथों में आ गई थी। ये क्षेत्र पेशवा और निजाम के बीच विवाद का विषय बन गया था। यानी जो सत्ता थी वो देवराज और नंजराज के हाथों में आ गई थी, जिसकी वजह से पेशवा और निजाम के बीच में क्या हो गया था? विवाद उत्पन्न हो गया था। 1761 ईस्वी की बात है कि हैदर अली, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी, तो उसने क्या किया था? मैसूर के राजवंश को हटाकर राज्य पर अपना कब्जा कायम कर लिया। यानी जो कौन था? हैदर अली। तो हैदर अली ने क्या किया था पहले दोस्तों कि 1761 ईस्वी में उसने जो सैनिक के रूप में अपना जीवन शुरू किया था, उसने क्या किया कि मैसूर के राजवंश को हटा दिया और उस पर क्या कर दिया? उस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। बस समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। आगे है विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद। दोस्तों ये फिर से वही बात रिपीट हो गई है। बस समझ में आई? पतन के बाद देखिए यहाँ तक तो देवरा हाथों में आ गई थी, ठीक है, निजाम विषय बन गया। तो नंजराज जो द्वितीय, बस समझ में आ रही है? एक मिनट पहले दोस्तों हमने क्या देखा कि 1761 ईस्वी में हैदर अली, जिसने अपने जीवन की शुरुआत की थी सैनिक के रूप में शुरू किया था उसने अपने जीवन, इसने हैदर अली ने कब किया था? 1761 में। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मैसूर के राजवंश को हटाकर उसने राज्य पर अपना कब्जा कायम कर लिया। हैदर अली 1760 से 1782 ईस्वी में मैसूर राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। वही 1761 की बात है प्यारे दोस्तों, जो दो वोडियार भाइयों देवराज और नंसराज द्वारा शासित था। उसने अपने राज्य की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए निजाम और मराठों से भी लड़ना पड़ा। जो हैदर अली था उसको किससे लड़ना पड़ा था दोस्तों? निजाम से और मराठों से लड़ना पड़ा था राज्य की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए। उसने निजाम और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर 1767 से 1769 के बीच हुए प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी और अप्रैल 1769 में, बात समझ आ रही, हैदर अली ने क्या किया था कि निजाम और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर 1767 से 1769 के बीच प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी और अप्रैल 1769 में उसने क्या किया? मद्रास की संधि के रूप में अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। किसको? अंग्रेजों को। बात समझ में आई? 1780 से 84 ईस्वी के बीच जब द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ में भी उसने क्या किया? निजाम और मराठों के साथ मिलकर 1782 में अंग्रेजों को हराया, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? आगे चलते हैं। तो दूसरा अंगल कब युद्ध हुआ था प्यारे दोस्तों? ये हुआ था 1782 ईस्वी में। बात समझ में आई? और तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों
अवध राज्य के इतिहास के बारे में। बात समझ रही? आज का सेशन बहुत ही छोटा होगा दोस्तों, कोशिश करूंगा कि आज कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं। चलिए शुरू करते हैं। अवध उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र था जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग शामिल था। यानी अवध जो था वो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक क्षेत्र था जिसमें कौन शामिल था? उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग। प्राचीन कौशल प्रदेश के नाम की राजधानी अयोध्या के नाम पर इसका नाम अवध पड़ा। बस समझे? कौशल प्रदेश का नाम की जो राजधानी थी अयोध्या, उसी के नाम पर इसका नाम अवध पड़ा। 16वीं सदी में यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया और 1856 ईस्वी में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1856 में मिलाया गया था। उससे पहले ये 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा फारस के सिया सादत खां को अवध का सूबेदार बनाए जाने के बाद अवध सूबे को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। बस समझ आई? यानी कि 1722 ईस्वी में जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा फारस के सिया सादत खां को अवध का सूबेदार बनाया गया, तो सूबेदार बनाए जाने के बाद अवध सूबे को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। बस समझ में आई? अवध को सूबे ने क्या किया? स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। सादत खां ने सैयद बंधुओं को हटाने में सहयोग किया। बादशाह ने सादत खां को नादिर शाह के साथ वार्ता के लिए नियुक्त किया ताकि वह एक बड़ी रकम के भुगतान के एवज में अपने देश लौट जाए और शहर को तबाह करने से उसे रोका जा सके। बात समझ रही? सादत खां ने क्या किया कि सैयद बंधुओं को हटाने में सहयोग दिया। बादशाह ने क्या किया? सादत खां को नादिर शाह के साथ वार्ता के लिए नियुक्त किया ताकि जो नादिर शाह था वो बड़ी रकम लेकर के क्या करे? अपने देश लौट जाए और शहर को तबाह करने से रोका जा सके। लेकिन जब नादिर शाह को उस रकम का भुगतान नहीं किया गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली की जनता को नरसंहार के रूप में भुगतना पड़ा, यानी कि लड़ाई झगड़ों के रूप में या दंगों के रूप में भुगतना पड़ा। सादत खान ने भी शर्म और अपमान के कारण आत्महत्या कर ली। सादत खान ने क्या किया था दोस्तों? शर्म और हार के कारण उसने अपनी आत्महत्या कर ली। सादत खां के बाद अवध का जो अगला नवाब हुआ था वो कौन था? सफदरजंग, जिसे मुगल साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त किया गया था। बस में बात समझ गई दोस्तों? बात समझ में आई? सादत खां के बाद अवध का अगला नवाब सफदरजंग, बस समझ आई? सफदरजंग बना जिसे मुगल साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त किया गया था। उसका पुत्र शुजा-उद-दौला उसका उत्तराधिकारी बना। अवध ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जिसमें मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू, नागा, सन्यासी भी शामिल थे। अवध के शासक का पदाधिकार दिल्ली के पूर्व में स्थित रुहेलखंड क्षेत्र तक था। बात समझिए प्यारे दोस्तों, कहाँ तक था? रुहेलखंड क्षेत्र। आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत के पर्वत श्रृंखलाओं से बड़ी संख्या में अफगान, जिन्हें रोहिल्ला कहा जाता था, वहां आकर बस गए। अवध के नवाबों का विवरण इस प्रकार है, यानी अवध के जो नवाब कौन कौन थे, उनका जो विवरण है, उनके बारे में जो डिटेल है, उसके बारे में हम देखेंगे प्यारे दोस्तों। जो बड़ी संख्या में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की जो पर्वत श्रृंखलाओं से क्या हुए? अफगान हो गए, जिन्हें रोहिल्ला कहा जाता था, वो वहां आकर क्या हुए? बस गए। ठीक, आइए देखते हैं। पहला था दोस्तों शहादत खां यानी बुरहानुल मुल्क। अब यहाँ से कलर चेंज करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, चेंज कर लेते हैं। इन्होंने 1722 ईस्वी में अवध की स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना की, यानी स्वतंत्र राज्य के रूप में। उसे मुगल मोहम्मद शाह द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था। यानी शहादत खां को किसके द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बादशाह यानी मोहम्मद शाह के द्वारा। और शहादत खां का नाम क्या था? बुरहानुल मुल्क के नाम से भी इसको जाना जाता था। यानी इसका पूरा नाम क्या था? शहादत खां बुरहानुल मुल्क था। और इसने क्या किया कि नादिर शाह के आक्रमण के समय साम्राज्य की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः इज्जत और सम्मान की खातिर आत्महत्या कर ली। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जब उसे हार और अपमान का सामना करना पड़ा, उसके बाद इसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम सफदरजंग अब्दुल मंसूर 1739 से 1754 ईस्वी में, वह शहादत खां का दामाद भी था, जिसने 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मानपुर के युद्ध में भाग लिया था। कौन? अब्दुल
मंसूर, जिसे सफदरजंग भी कहा जाता है, 1739 से 1754 तक इसका शासन चला। वह शहादत खां का दामाद भी था। उसने क्या किया था कि 1748 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। आगे है शाह शुजाउद्दौला, जो इसका कार्यकाल था वो क्या था दोस्तों, 1754 से 1775। वह सफदरजंग का पुत्र और अहमद शाह अब्दाली का सहयोगी था। शुजाउद्दौला की बात की जा रही। उसने अंग्रेजों के सहयोग से रोहिल्ला को हराया और 1755 ईस्वी में रुहेलखंड को अपने साम्राज्य में मिला लिया। शुजाउद्दौला ने रुहेलखंड को अपने राज्य में कब मिलाया था, 1755 ईस्वी में मिलाया था। बात समझ में आ रही है। और सफदरजंग का जो पुत्र था वो कौन था, शुजाउद्दौला। या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि सफदरजंग किसका पुत्र था, माफ कीजिएगा दोस्तों, शुजाउद्दौला किसका पुत्र था। तो शुजाउद्दौला जो है वो सफदरजंग का पुत्र था। बात समझ आई। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आए पे दोस्तों आसफुद्दौला। आसफुद्दौला की बात करें तो वह लखनऊ की संस्कृति को प्रोत्साहित करने और इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजा जैसी ऐतिहासिक इमारतें बनवाने के लिए प्रसिद्ध है। यानी आसफुद्दौला किस लिए जाना जाता है, वो लखनऊ की संस्कृति को प्रोत्साहित करने, इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजा जैसी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उसे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उसने 1755 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ फैजाबाद की संधि की थी। दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, अंग्रेजों के साथ फैजाबाद की संधि 1755 ईस्वी में किसने की थी, आसफुद्दौला ने की थी। या ऐसे प्रश्न भी आ सकता है, 1755 ईस्वी में होने वाले फैजाबाद की संधि में जो संधि थी वो किन के बीच हुई थी, तो अंग्रेजों और आसफुद्दौला के बीच में हुई थी। उसके बाद वाजिद अली शाह की बात करें दोस्तों, आसफुद्दौला के बाद आया था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था, जिसे अख्तियार प्रिय और जाने आलम नाम से जाना जाता था। उसके समय में ही ब्रिटिश गवर्नर जॉन लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। बात समझे मेरे दोस्तों। जो वाजिद अली शाह था वो अवध का अंतिम नवाब था और उसे किस नाम से जाना जाता था, अख्तर प्रिया और जाने आलम के नाम से जाना जाता था। वाजिद अली शाह की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो किसके समय में, वाजिद अली शाह के समय में। वाजिद अली शाह प्यारे दोस्तों शास्त्रीय संगीत और नृत्य का शौकीन था, जिसने कालका बिंदा जैसे कलाकार भाइयों को अपने दरबार में शरण दी थी। यानी उनके दरबार में कौन कौन थे, कालका बिंद और भी जो कलाकार थे वो इसके दरबार में मौजूद रहते थे। बात समझ आई। उसने दरबार में क्या किया, जगह दी थी। आगे चलते हैं। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों बंगाल राज्य के इतिहास के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है प्यारे दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों, कोशिश कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। आप हमारा सपोर्ट करेंगे दोस्तों, हमारा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इस वीडियो को उतना हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इतना अच्छा कर सकें जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो और सफलता जल्दी से जल्दी मिले दोस्तों। हम कल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। बंगाल के इतिहास की बात करें तो बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां, वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था। गवर्नर मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। बस समझ में आई। जो मुर्शिद कुली खां थे उसने क्या किया था कि बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। कब ट्रांसफर कर दिया था, 1717 से 1727 ईस्वी में। बात समझ में आ रही है। मुर्शिद कुली खां अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्व वसूली को रोककर अपने राज्य के हितों की रक्षा का प्रयास किया था। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो राजस्व वसूली को क्या किया था, इसने रोक दिया था, जिससे राज्य के हितों की रक्षा हो सके। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने से रोका, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उसके आदेश को न मानने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया। बात समझे प्यारे दोस्तों। इसी के बाद कौन था, शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला ने क्या किया था दोस्तों, अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने से रोका था, जिससे अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ, जो अंग्रेज थे तो अंग्रेजों को फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने से रोक दिया था इसने, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उसके आदेश को न मानने के कारण अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हो गया, प्लासी का युद्ध लड़ा गया। बात समझ आई।
बात समझे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था राजधानी को। उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्व वसूली को रोका और अपने राज्य के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया। उसका दामाद शुजाउद्दीन खां था जो उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने बिहार के सूबे को बंगाल राज्य में मिला लिया था। बंगाल राज्य को जो बंगाल के सूबे को बंगाल राज्य में किसने मिलाया था? शुजाउद्दीन खां ने। मुर्शिद कुली खां और उसके उत्तराधिकारी नवाबों द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो प्रशासन था वो स्वतंत्र शासकों की तरह किया गया। फिर भी उन्होंने मुगल शासक को राजस्व भेजना जारी रखा। बंगाल के नवाबों का विवरण इस प्रकार है, आइए देख लेते हैं। पहला है प्यारे दोस्तों, मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब के द्वारा बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व वसूली को रोककर अपने राज्य के हितों करने की प्रयास की थी। बिल्कुल सही है। आगे क्या है कि शुजाउद्दीन खां को मुर्शिद कुली खां का दामाद था, उसका उत्तराधिकारी बना और उसने बिहार के सूबे को बंगाल राज्य में मिला लिया। इसके बाद कौन आया? सरफराज खां, जो शुजाउद्दीन का पुत्र था, बस समझे दोस्तों, ने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। सरफराज खां को कौन सी उपाधि दी गई थी? आलम उद्दौला। ठीक है, जो सरफराज खां था वो किसका पुत्र था? शुजाउद्दीन का पुत्र था। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। सरफराज खां किसका पुत्र था? शुजाउद्दीन का पुत्र था। और सरफराज खां ने क्या किया था कि आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, अलवर्दी खां ने मुगल शासक को 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर फरमान प्राप्त किया और अपने शासन को वैधानिक आधार प्रदान किया। बस समझ में आ रही? जो अलवर्दी खां था उसने क्या किया था कि मुगल शासक को 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और वहां से फरमान प्राप्त किया था और अपने शासन को वैधानिक आधार प्रदान किया। उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसने? अलवर्दी खां ने। तो इस हिसाब से प्यारे दोस्तों, अलवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? सिराजुद्दौला था। अब सिराजुद्दौला की बात करें तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था प्यारे दोस्तों? सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने से रोका, जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा पालन न करने पर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आपको डेट बतानी है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। बात समझ में आ रही है? आगे प्यारे दोस्तों, मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी थी। किसने? मीर कासिम ने क्या किया था कि बर्धमान जिसको कहते हैं, मिदनापुर और चिटगांव की जिम्मेदारी किसको दे दी थी? अंग्रेज को दी थी। और अंग्रेजों ने क्या किया कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक राजस्व और सैन्य सुधारों को लागू किया था। असल में मीर कासिम ने बर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव की जिम्मेदारी अंग्रेजों को दे दी और मीर कासिम ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक राजस्व और सैन्य सुधारों को लागू किया था। अब मीर जाफर की बात करते हैं। मीर जाफर ने प्यारे दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का जो अधिकार है और 24 फरागना की जिम्मेदारी ब्रिटिशों को प्रदान कर दी थी। मीर जाफर ने क्या किया था दोस्तों? जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा में मतलब मुक्त व्यापार, किसी तरह का उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, किसी तरह का कोई ब्याज या कोई भुगतान नहीं देना पड़ता था। बात समझ आई? और 24 परगना की जिम्मेदारी किसको दे दिया था? ब्रिटिशों को दे दी थी। मीर जाफर से युद्ध प्रारंभ होने के बाद 1763 ईस्वी में उसे ब्रिटिशों द्वारा दोबारा गद्दी पर बिठाया गया। यानी मीर कासिम से जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो 1761 ईस्वी में, ठीक, युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध प्रारंभ होने के बाद 1763 ईस्वी से ब्रिटिशों के द्वारा दोबारा गद्दी पर बैठाया गया। आगे है नजमुद्दौला। नजमुद्दौला की बात करें प्यारे दोस्तों तो मीर जाफर का पुत्र था। किसका पुत्र था? मीर जाफर का। और द्वैत शासनकाल के दौरान अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। जो नजमुद्दौला था वो मीर जाफर का पुत्र था और जब द्वैत शासन काल लगा दोस्तों तो वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली हो गया। यानी कि अंग्रेज जैसा करते थे वैसा ही करता था, अपने मन से कोई काम नहीं करता था। अंग्रेजों के द्वारा जो काम कराया जाता था वो ये काम करता था। बात समझ आ रही है? किसी के द्वारा जो काम किया जाता है वो कठपुतली होती है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? हाथों की कठपुतली होना। बात समझे दोस्तों? तो आज के सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को माफ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताएं। बहुत ही अच्छा सेशन था दोस्तों, बहुत ही अच्छा
सेशन चल रहा है, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, चाहे वो वन लाइनर प्रश्न हो। दोस्तों कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो पहले भी अवेलेबल किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, इस चैनल का सपोर्ट करें, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।